Hello, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. So let us start chapter 2. First topic agriculture. एग्री लाइक हम लोग जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो सब कुछ अलग अलग कराया हुआ है, हर एक पार्ट वाइज कराया हुआ है कि एग्रीकल्चर कैसे 1947 में किस पोजीशन पे था। एग्रीकल्चर को वो लोग कैश क्रॉप डोमिनेटेड बना के गए थे, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करके गए थे, बहुत सारे सेटलमेंट सिस्टम्स उन्होंने यूज किए थे। ये सारा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई है वहाँ पे हमने पढ़ रखा था। अभी हम लोग क्या करेंगे 1950 से 1990 तक में एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हम आज जिस सिनेरियो पे जब हम डबल इनकम की बात करते हैं फार्मर्स के लिए, हम लोग आजकल बात करते हैं ना कि डबल इनकम होना चाहिए फार्मर्स का, डबल इनकम। एंड आज हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ की। आज हम बात करते हैं फील्ड टू फोक की। ये सारी बात जब हम करते हैं लोकल फॉर वोकल, सॉरी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, जब हम ये सारी बात करते हैं तो हम आज एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गए हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, स्पेशली अगर बात करें कि हम अब 55% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व एंड हम सेल्फ सफिशिएंट है एग्रीकल्चर में। 45 पॉपुलेशन के बाद भी हम सेल्फ सफिशिएंट है कि हमें नहीं मंगाना पड़ रहा है बाहर से, हमें नहीं इंपोर्ट करने पड़ रहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ऑल्दो वी आर एक्सपोर्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हाँ वी आर इम्पोर्टिंग सम ऑफ द ऑयल सीड्स, सम ऑफ द ऑयल डिमांड्स हम लोग फुलफिल कर रहे हैं बाहर से, पर हम बेसिक चीजें नहीं मंगा रहे हैं बाहर से। तो क्या हुआ ऐसा, क्या स्टेप्स ली गवर्नमेंट 1950 के टाइम पे, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, मेजर स्टेप की बात करें तो दैट इज लैंड रिफॉर्म। जो लैंड की स्थिति थी ना, रिकॉर्ड था, जमींदार के अंडर में थी, इंटरमीडिएरीज थे बहुत सारे, तो उनसे रिलेटेड रिफॉर्म का बात करा गया है उस टाइम पे 1950 में। गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप था जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, कि कोई भी जमींदार नहीं होगा, किसी के अंडर में लैंड नहीं होगी, शेयर क्रॉपिंग नहीं होगी, टेनेंट्स नहीं होंगे, फार्मर्स एज अ शेयर क्रॉपर्स काम नहीं करेंगे किसी भी जमींदार के अंदर। जिनकी लैंड है वही ओनर होंगे और वही उस पे काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, इंटरमीडियरीज को अबॉलिश किया गया। इंटरमीडियरीज इन द सेंस कि जो लैंड की खरीद बिक्री करवाते थे, एक तरह से एजेंट बोल सकते, एजेंट सिस्टम्स को खत्म किया गया कि जिनका लैंड है, जिनके पास लैंड है वो उसके ओनर है और वो वहां पे प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट, लैंड टू टिलर्स, फार्मर को लैंड दिया गया कि आपकी लैंड किसी और के पास नहीं होगी, डेप्थ में भी नहीं होगी, लीज पे भी नहीं होगी। नेक्स्ट, मोर फूड ऑन लैंड, फूड क्रॉप्स ज्यादा उगेंगे लैंड पे, आप कैश क्रॉप कम उगाएंगे, क्योंकि उस समय फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। तो हम लोग फूड क्रॉप्स को बढ़ावा दे रहे थे कि लैंड पे फूड क्रॉप्स उगे, और जिस तरह की लैंड है उस तरह के फूड क्रॉप उगे। अगर बहुत इरिगेशन रिच लैंड है तो राइस उगे, राजस्थान की लैंड है जहाँ पे पानी नहीं मिलता है वहाँ मिलेट्स उगे, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे चीज को प्रोड्यूस करा जाए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड, लैंड पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया उसको फर्टाइल बनाने के लिए, उसको इरिगेट करने के लिए, उसकी हेल्थ सिस्टम को, लाइक नाइट्रोजन एनपीके जो वहां पे फर्टिलाइजर लगते हैं वो सब डाला गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेकेंड नंबर पे, दैट इज लैंड सीलिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर कोई लैंड इतनी बड़ी है उस पर प्रॉपरली काम किया जा सकता है, एक सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर इस लैंड को डिवाइड करके काम किया जाए तो इस पे प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, इस छोटे से लैंड के हिस्से पे क्या ही प्रोड्यूस हो सकता है। इसीलिए लैंड सीलिंग का बात किया गया है। और भी एस्पेक्ट था कि कुछ कुछ लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लैंड था, कुछ कुछ फार्मर्स थे जिनके पास बहुत ही छोटा लैंड था। तो एक लैंड सीलिंग रख दिया गया फिक्स्ड कि आप 2 हेक्टेयर तो मिनिमम, ये कर दिया गया कि 2 हेक्टेयर मिनिमम लैंड सीलिंग पे प्रोडक्शन हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करा गया कि अगर एक जमींदार है बहुत बड़ा लैंड ऑक्यूपाई करके रखा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए टू द फार्मर्स। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे रूल्स बनाए गए, लॉज, बंगाल टेनेंसी एक्ट जैसे कि बहुत सारा लॉज आए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द ग्राउंड वर्क में, ग्राउंड फील्ड में काम करा गया, रियल फील्ड में काम करा गया कि लैंड लोग हथिया के ना रखें। नेक्स्ट, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट काम। आजकल तो ऑनलाइन होने लगा है, पर उस समय मैनुअल हुआ करता था।
मैनुअल एट दैट टाइम, जो पट्टा जिसको बोलते हैं दैट इज। तो लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस किया गया सो दैट पता चल पाए कि किस पर्टिकुलर पर्सन की कौन सी लैंड है। नेक्स्ट, फैमिली होल्डिंग पे सील लगाया गया। लोग बोलते थे कि जैसे इतनी बहुत बड़ी लैंड रख के रखे और फिर बोलते थे कि ये वाला पार्ट मेरे इस पर्सन का है, ये वाला पार्ट इस पर्सन का है, ऐसे फैमिली होल्डिंग, इस पे भी रोक लगाई गई। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ाया गया। कुछ फार्मर्स थे जिनके पास इतनी बड़ी लैंड है, तो उन क्या किया गया, सारे बहुत सारे फार्मर्स की लैंड को मिलाया गया, उनको साथ में प्रोडक्शन करने को बोला गया, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब हमारे पास इतनी बड़ी लैंड हो गई है तो इस पे तो अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाएगा और जो प्रॉफिट होगा ये अपने लैंड के हिसाब से डिवाइड कर लेते थे, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? एकदम सिंपल बेसिक चीजें देखेंगे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। 1960 के मिड में आया था, कोई फिक्स ईयर नहीं है, 1960 के मिड में हम लोग बोलते हैं। दो पर्सन का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, एम एस स्वामीनाथन एंड सेकंड नॉर्मन बार्लम। एम एस स्वामीनाथन, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हम लोग एम एस स्वामीनाथन को ही बोलते हैं क्योंकि इंडिया में इन्होंने लेकर आया था, पर अमेरिका से हम लोग लेके आए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। और मेन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वो है नॉर्मन बार्लोम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछे एम एस स्वामीनाथन का ही नाम मेंशन करना है, जस्ट ये आइडिया इनका था। अब एक हिस्ट्री, थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। एम एस स्वामीनाथन फिलीपींस के प्रोफेसर थे, ये इंडिया किसी काम की वजह से आए हुए थे। इंदिरा गांधी मैडम ने इनसे अपॉइंटमेंट लिया स्पेशली इनसे मिलने के लिए कि ये कुछ आइडिया दे कि कैसे इंडिया में प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। बॉटनी के प्रोफेसर थे शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इंदिरा गांधी के बुलाने पे ये उनसे मीटिंग करते हैं एंड फिर ये इंडिया में ही रह जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन इनके जेनेसिस से ही आया है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स देखें। सबसे पहला HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसे सीड्स जहाँ से यील्ड ज्यादा हो। अगर पहले पुराना ट्रेडिशनल सीड है वो इतना प्रोडक्ट देगा, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला सीड है वो इतना प्रोडक्ट देगा। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आप फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। इरिगेशन, क्योंकि आप HYV सीड्स को यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज करें तो आपको पानी डालना मस्ट हो जाता है। इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर हमारा इरिगेशन तो मॉनसूनल था, तो वहां पे हम लोगों ने उसको हटा के कनाल सिस्टम लेके आया, टैंक सिस्टम लेके आया, ट्यूब वेल्स लेके आए। तो इस डायरेक्शन में भी बहुत काम हुआ है। ये कनाल सिस्टम, टैंक सिस्टम, ट्यूबवेल सिस्टम अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइम के सिस्टम्स, लाइक टैंक सिस्टम साउथ इंडिया में बहुत चला है, कनाल जहाँ पे रिवर्स बहती है लाइक पंजाब वगैरह के एरिया में, इस तरह से ट्यूब। एंड नॉलेज, नेक्स्ट इज द नॉलेजेबल पार्ट, कि फार्मर्स को नॉलेज दो, फार्मर्स को स्किल दो कि कब कौन सा प्रोडक्ट उगाना चाहिए, कौन से सीजन पे कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो प्रोवाइड करो, अवेयरनेस दो फार्मर्स। तो इसके हिसाब से एक लाइक किसान क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं, या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आने लगे, चैनल्स आने लगे टीवी पे। नेक्स्ट, मार्केट। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्योंकि प्रोडक्शन होना इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज, तो हम लोगों को मार्केट चाहिए अब। तो मार्केट को कहाँ से लाएंगे हम लोग, कैसे मंडीज बनाएंगे, वो सारी चीज पे भी फोकस चला गया। नेक्स्ट इज क्रेडिट। क्रेडिट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इनफॉर्मल क्रेडिट का सिस्टम बहुत ज्यादा था यहाँ पे। 85% लोग थे जो इनफॉर्मल क्रेडिट लेते थे, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था। लेकिन हमने इसको, क्रेडिट को ग्रीन रेवोल्यूशन में इंक्लूड करके इसको फॉर्मल बनाने की कोशिश की। फॉर्मल मीन्स थ्रू बैंक्स, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, बहुत ज्यादा ही कम हुआ, ताकि स्मॉल फार्मर्स भी ले पाए लोन। नेक्स्ट इज प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, यूपी के वेस्ट वाले पार्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएट किया गया था। क्रॉप्स, राइस एंड व्हीट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी इज मोस्ट डेवलप्ड। इससे क्या होती है ना, रीजनल डिस्पैरिटी आती है कि ये एरिया एक डेवलप हो गया और बाकी सारे एरिया में एग्रीकल्चर डेवलप ही नहीं हुआ, तो एक रीजनल डिस्पैरिटी वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट, क्रॉप, तो क्रॉप डाइवर्सिटी वाला पॉइंट भी यहाँ पे आता है कि राइस एंड व्हीट को हमने
यूज किया ग्रीन रेवोल्यूशन में, बाकी सारे क्रॉप्स को छोड़ दिया हमने। राइस तो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप भी है, तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी इससे। ओके, नेक्स्ट फेज वन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज 1960 to 1970, फेज टू 1970 to 1980। इसमें हम लोग ना साउथ के कुछ एरिया में इसको एक्सटेंड किए ग्रीन रेवोल्यूशन को। लेट अस कम टू नेक्स्ट स्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडीज, डिबेटेबल इशू। लाइक एमएसपी है ना, वैसे सब्सिडी का मतलब होता है कि अगर आपका 100 रुपए एक्सपेंस है तो आपको सिर्फ 60 रुपीज देने पड़ेंगे, प्लस 40 गवर्नमेंट दे देगी। अब चाहे वो 40 कैश में दे या काइंड में दे, कोई सामान दे दे 40 रुपीज का, तो आपके जेब से खाली 60 रुपीज ही खर्चे हुए। दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। सब्सिडी का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देते हैं सब्सिडीज में इशू क्या है। सबसे पहले सब्सिडीज आपको पता है कब कैसे कैसे मिलती है। या तो फार्मर्स को हम लोग फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी दे देते हैं, पंप लगाने के लिए सब्सिडी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे देते हैं। ओके। पहला इशू है सब्सिडी में कि फर्टिलाइजर सब्सिडी। लोग पूछती है गवर्नमेंट से कि आप फर्टिलाइजर सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, जबकि फर्टिलाइजर लैंड के लिए खराब है, लैंड को नॉन फर्टाइल बनाते हैं फर्टिलाइजर्स, तो फिर आप क्यों देते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी। ज्यादा फर्टिलाइजर डाला, यूज किया, लैंड अनप्रोडक्टिव हो गई। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया के लैंड में कहीं पे नाइट्रोजन कम है, कहीं पे फॉस्फोरस कम है, कहीं पे पोटेशियम कम है, तो हमें फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी ही पड़ेगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम सॉइल हेल्थ चेकअप करेंगे। अगर इतनी बड़ी सॉइल है तो किस कॉर्नर में नाइट्रोजन डिफिशियंसी है, उसी कॉर्नर में बस हम नाइट्रोजन डालेंगे, तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा उसके लिए। हर इशू का सॉल्यूशन भी है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं, इनकम गैप। सब्सिडी देने से इनकम गैप इंक्रीज हो रहा है। जिन फार्मर तक सब्सिडी पहुंची उनको सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा है, जिन तक नहीं पहुंची वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे सब्सिडी। इसके लिए आंसर है डीबीटी, कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। हम नहीं जाएंगे एक एक फार्मर के पास कि आप सब्सिडी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, हम सबके बैंक अकाउंट से लिंक कर देंगे एंड उनके पास टाइम टू टाइम सब्सिडी पहुंचती रहेगी। कैपिटल सब्सिडी दो, इक्विपमेंट्स में दो सब्सिडी, कैश मत दो। लाइक ट्रैक्टर्स में दे दिया, पंप्स में दे दिया, आजकल तो सोलर पंप्स में मिल रही है सब्सिडी। नेक्स्ट, बिग लैंडलॉर्ड्स को बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट इश्यू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि बिग लैंडलॉर्ड सब्सिडी का फायदा उठा ले जाते हैं, हर चीज में ये सब्सिडी ले जाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि किसके पास कितनी लैंड है। अगर हम हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी दे रहे तो इनको नहीं मिलेगी। फिर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को यूज करना पड़ेगा, बैंक एक्सेट्रा को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर सब्सिडी लेना है तो फिर आपको अपने सॉइल के बारे में लैंड के बारे में बताना पड़ेगा, क्रॉप क्या उगा रहे हैं आप ये बताना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम, पेपर वर्क पहले ज्यादा हुआ करता था, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला कि हम पेपर वर्क कम करेंगे सब्सिडीज के लिए। नेक्स्ट, शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सब्सिडीज मिलेगी तो प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे को नाइट्रोजन के लिए सब्सिडी मिल रही है, नाइट्रोजन जिस क्रॉप में ज्यादा यूज आता है हम बस वही उगाएंगे। नाइट्रोजन मीन्स यूरिया। अब यूरिया राइस के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको राइस प्रोडक्शन करना है तो यूरिया डालना पड़ेगा मेरे को फील्ड में। तो हम क्या करेंगे, राइस का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। अब सारे दुनिया में अगर राइस का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए तो वही बात है ना कि फूड सिक्योरिटी तो खत्म, सिर्फ राइस ही राइस प्रोड्यूस हो रहा है। मोनोक्रॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मोनोक्रॉपिंग इज इटसेल्फ अ इशू, कि मोनोक्रॉपिंग से इन्वायरमेंट डैमेज हो जाता है। तो ये भी एक इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आज के टाइम पे जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इससे क्या हुआ, एमएसपी डिक्लेयर करना शुरू किए। फिर हम टोटल 24 प्रोडक्ट्स पे एमएसपी लेके आते हैं हम लोग, ये नंबर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उस पर सब्सिडी देना शुरू कर रहे हैं। दूसरे फूड क्रॉप्स पे अब तो सब्सिडी दे रहे हैं, लाइक मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओवर प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। अगर हमें सब्सिडी मिल रही है तो हमारे पास कॉस्ट कम हो जा रहा है ना, हमको कॉस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है। अगर कॉस्ट कम हो जाता है तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो फार्मर को एजुकेट करो कि आपको लैंड कब खाली छोड़नी है, कब कौन सा प्रोडक्ट उगाना है, कब लैंड में किस टाइप का सिस्टम यूज करना है, सो दैट आपकी लैंड की फर्टिलिटी बनी रहे। तो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा चीज है जो सब्सिडी से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को सब्सिडी क्लियर हो गई। कुछ और क्लैरिटी के लिए आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक्चुअली ना
इकोनॉमिक वाइज देखें तो सब्सिडी के साथ मेन इशू क्या है? मेन इशू विद द सब्सिडी, कभी भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइंड होता है मार्केट की डिमांड से। अगर मार्केट में डिमांड प्लस है तो प्राइस प्लस है, और अगर मार्केट में डिमांड प्लस प्लस मतलब इंक्रीज होता है तो प्राइस भी इसका इंक्रीज हो जाता है। मार्केट में डिमांड कम होता है, प्राइस भी कम हो जाता है। ये डिमांड हो गया, ये प्राइस हो गया। पर अगर आप सब्सिडी देना शुरू कर देते हो तो क्या होगा ना, सब्सिडी देने से प्राइस चेंज जब होगा वो डिमांड की वजह से नहीं होगा। आप मार्केट इकोनॉमी को खराब कर रहे हो, प्राइस को हटा के, डिमांड को हटा के प्राइस को चेंज करा रहे हो सब्सिडी के। सब्सिडी देने से क्या होगा ना, जो प्रोडक्ट हम 100 रुपए में बना रहे थे वो हम मार्केट में 150 में बेचेंगे। मान लो प्रॉफिट ले लो, अगर 50 रुपया, 50 रुपए अगर हम प्रॉफिट ले लेते हैं, 100 रुपए में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 150 रुपए में हम बेचेंगे, 50 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर मेरे को सब्सिडी मिल जाएगा तो कॉस्ट तो मेरा 60 रुपए ही लगा ना। अगर 40 रुपए हमको सब्सिडी मिल जाता है तो 60 रुपए कॉस्ट लगा, और हम इसको थोड़े सस्ते में भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम है सब्सिडी का, कि हम डिमांड को चेंज कर दे रहे हैं, प्राइस को चेंज कर दे रहे हैं विदाउट चेंजिंग डिमांड। डिमांड फैक्टर को ना देखते हुए, मार्केट फैक्टर को ना देखते हुए हम प्राइस को चेंज कर दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन इज, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। हम सबको समझना पड़ेगा कि इंडिया इज अ वेलफेयर नेशन। मार्जिनल वर्कर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को आगे लाने की जरूरत है इंडिया में। इंडिया एक वेलफेयर नेशन, दैट मीन्स इट फॉलोज लिबरल सोशलिज्म। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, पढ़ते हो कि 3 टाइप की मार्केट होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो हम लोग तो थर्ड वाले पे आते हैं, लिबरल सोशलिस्ट मार्केट है हमारी। हम कैपिटलिस्ट की जैसे नहीं बिहेव करते हैं, हम डिमांड और सप्लाई पे काम नहीं करते हैं हर टाइम, हम मिक्स्ड फॉर्म में काम करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमी भी है और डिमांड सप्लाई को भी देखते हैं। मिक्स्ड फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे। सो दैट ऑल गोज विद द सब्सिडी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा पूरा एग्रीकल्चर का सिनेरियो, 1950 से लेकर के 1990 तक। आगे हम लोग आने वाली क्लासेस में बाकी सारे चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।